दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने यह लिखा कि पाकिस्तान को ईरान और यूएस के बीच में मध्यस्थता कराने में खुशी होगी और पाकिस्तान इन दोनों देश के बीच में जो वार का जो लेवल बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो चुका है उसको कम किया जाए या फिर नेगोशिएशन के लेवल पर लाने में पाकिस्तान मेज़बानी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होगा। इस तरीके से यहाँ पर जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, उनके साथ साथ मेज़बानी करने की तरफ में इनके जो आर्मी चीफ थे आसिम मुनरो वो भी प्रेजेंट थे। इसके अलावा मोहम्मद इशक डार जो कि यहाँ के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, वो भी इस संधि के लिए मौजूद थे। इसके अलावा अगर हम ईरान की तरफ, वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर थे ये भी वहाँ से 2 दिवसीय दौरे पर पाकिस्तान में इस्लामाबाद पहुँचे थे। यूएस की तरफ से जेडी वेंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है यूएस के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। हालांकि इसके पहले यह जो मध्यस्थता थी इसके बारे में बात चल रही थी। यूएस के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो कि डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइज़र भी हैं, जिनका कि नाम बिटकॉफ एंड कृष्णन था। और जो कृष्णन है ये ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप के दामाद यानी कि सन इन लॉ भी हैं। तो लेकिन ईरान ने इसको कम्प्लीटली एक सिरे से खारिज कर दिया था, क्योंकि ये दोनों जो पर्सन हैं इनके पास ट्रंप ने एक तरीके से जो पीछे भी वॉर चला था, यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट एंड जो ईरान का भी वॉर चल रहा है, इसमें इन्होंने मध्यस्थता कराने के लिए सारे जो जिम्मे थे इन्हीं दोनों के बीच में दिए हुए थे या फिर इन्हीं दोनों के ऊपर दिए हुए थे। लेकिन चूंकि इनकी पॉलिसी बहुत अच्छी नहीं है, या फिर ये बोल सकते हैं कि इनकी जो पॉलिसी है वो ईरान को पसंद नहीं आ रही है, या फिर वो केवल अपने तरीके से बात करना चाहते हैं, या फिर अपने जो उनके पैमाने हैं उस पर चाहते हैं कि दूसरे देश खरे उतरें या फिर उनके अकॉर्डिंग वो सेटलमेंट करें। तो उन्होंने इन दोनों एडवाइज़र के नाम जो थे तो ईरान ने दोनों एडवाइज़र का नाम जो था उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। और उसके बाद फिर कोई बड़ा रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चूँकि जेडी वेंस ने पार्टिसिपेट किया। हालांकि इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें रखी थी या फिर उनसे जो बात हुई थी या फिर जो इनके रिप्रेजेंटेटिव ने बात करी थी, उसमें उन्होंने 15, एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि उसमें इन्होंने 15 डिमांड्स रखी थी। 15 डिमांड की लिस्ट आपके सामने ये रही, जिसमें कि बहुत तरीके की अलग अलग डिमांड्स थी, जो कि हालांकि ये बाद में पता चली या फिर ये बिल्कुल भी ऐसी डिमांड्स थी जो कि कभी भी ईरान इस बात पे सहमति नहीं कर सकता या फिर इस बात से सहमत नहीं होना चाहता, क्योंकि इनके जो डिमांड्स थे वो बिल्कुल ऐसे थे कि जैसे ईरान ने इतनी देर तक लड़ाई लड़ी तो उसके बाद उसके पास कुछ ऐसा बचता नहीं है कि वो इन सारी डिमांड्स के अकॉर्डिंग वो अपने आप को आगे करे और इस जो वॉर में था वो सीज फायर के लिए आगे बढ़े। इसके बाद जो अभी रिसेंट में जो डेवलपमेंट हुए हैं कि अभी आप ट्रंप ने 5 डेज़ का एक तरीके से सीज फायर के लिए पॉज दिया हुआ था कि 5 दिन अभी किसी भी तरीके की जो ईरान के ऊपर जो अटैक है या जो उनके जितने भी संयंत्र लगे हुए हैं उसके ऊपर हम कोई भी हमला नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल एंड यूएस की जो फोर्स है वो सिमिलर एक साथ में ही काम करती है। तो इजराइल ने क्या हुआ कि आज तड़के सुबह या फिर इनफैक्ट रात में ही बोल सकते हैं कि उन्होंने ईरान के कुछ शहर, जिसमें कि तेहरान भी है, जिसमें कि बुशहर भी शहर है आपका, उसमें खुर्रम शहर भी है, और इसके अलावा कुछ और भी एरियाज़ हैं जहाँ पर कि उसने वहाँ पे मिसाइलों से हमले किए। इस मिसाइलों से काफ़ी कुछ उसमें नुकसान भी ईरान को हुआ है। ईरान ने इसके रिटेलिएट करते हुए इनके जो एक बड़ा शहर जो तेल अवीव है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिसाइलों से इसने टारगेट्स को अटैक किया है। और उसके बाद इनफैक्ट वो होने के बाद फिर ये बातें और भी ज़्यादा एस्केलेशन में हो गई, और इनफैक्ट ये बोल सकते हैं कि इन सब कुछ के होने के बाद इतनी सारी जो गतिविधियां या फिर जो घटनाक्रम हुए, इसके बाद से अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाहते हैं। एक तरफ तो 5 दिन का पॉज दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो फिर से वार्ता भी कर रहे हैं पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, तीसरी तरफ क्या हो रहा है कि इजराइल इसी के साथ साथ वो एक तरीके से एस्केलेशन ऑफ वॉर में ही है, यानी कि वो बिल्कुल भी अटैक को कम नहीं कर रहा है। जैसे मैंने अभी बताया कि जितने भी इजराइल ने वॉर किए हैं या फिर जितने भी इजराइल ने जो अटैक्स किए हैं वो पर्टिकुलरली जो ईरान के जो चुनिंदा शहर हैं, स्पेशली जहाँ पे इनके बड़े बड़े प्लांट्स हैं जो कि न्यूक्लियर साइट्स भी हैं। और इसी के साथ क्या किया है कि इजराइल ने कैस्पियन सागर में जो इसका कि बॉर्डर एक तरफ रसिया से लगता है और दूसरी तरफ ईरान से लगता है, उसका नाम है बंदर अफजाली, इस पे एक इजराइल ने मिसाइल लॉन्च कर दी है। और वहाँ पे कई सारे जो उनके शिप्स और वेसल्स थे उसमें थोड़ा डिस्ट्रॉय भी हुआ है, और इसके बारे में खबरें आई हैं
कि इसमें डिस्ट्रक्शन तो ईरान को हुआ है, लेकिन चूँकि ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट से जो कैस्पियन सागर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। स्पेशली जब हम ईरान की बात करें तो यहाँ से क्या है कि रसिया से बहुत सारी चीज़ों का जो है ना वहाँ पर जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और प्लस रसिया की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिफेंस के लिए खास करके ईरान के स्पेशली इस क्रूशियल टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ से रसिया चूँकि ये कैस्पियन सागर जो है एक तरीके का इनलैंड वाटर है, लेकिन उसका कोई कनेक्शन किसी भी बड़े सी से या फिर ओशन से नहीं है। तो इसलिए एक तरीके से इसका जो एरिया कन्फाइंड है वो एक तरीके से लैंडलॉक टाइप का ही है। तो लैंडलॉक्ड का मतलब ये हो गया कि जहाँ पर उसके कहीं पर भी कोई ऐसा रास्ता ना हो। तो इस तरीके से जो कैस्पियन सागर की जो लोकेशन है जियो अगर पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग या फिर जियो एस्थेटिक की बात करें या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो जोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे रसिया का एक तरीके से वहाँ का भी पोर्ट लगता है, इधर ईरान का भी पोर्ट लगता है। तो ये अपनी इनलैंड जो है जो वाटर के थ्रू या फिर वाटरवेज के थ्रू बहुत सारी चीज़ों की वो सप्लाई अपना करते हैं। तो इस पे क्या हुआ कि इजराइल ने एक बड़ा मिसाइल लॉन्च कर दिया और काफ़ी लॉस भी हुए हैं। अब एक पॉइंट अब यहाँ पर ये निकल करके आ रहा है फिर से कि इस पॉइंट के लिए या फिर इस निगोशिएशन के लिए इस्लामाबाद ही क्यों चुना गया, यानी कि पाकिस्तान को क्यों चुना गया। तो इसके पीछे कुछ रीजंस ऐसे हैं जो कि नो डाउट वैलिड भी हैं। हालांकि इसके लिए और भी कंट्रीज एफर्ट्स कर रही थी कि ये जो निगोशिएशन है एक लेवल तक आए और हम उसमें मध्यस्थता करें, जिसमें 3 कंट्रीज थी, कतर, इजिप्ट एंड टर्की। तो चूंकि कतर से तो रिश्ते ऑलरेडी जो हैं ईरान के ऑलरेडी ख़राब चल रहे हैं, तो इसलिए इसको लेना कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मिडिल ईस्ट का कंट्री और एक यहाँ पे यूएस के काफ़ी सारे बेस भी हैं। और अभी हमने थोड़े दिन पहले अभी डिस्कस भी किया था कि वहाँ पर जो एक गैस का एक बहुत बड़ा एरिया था, वहाँ ईरान ने वहाँ पर अटैक कर दिया था और उसका नाम था रास लाफिन। तो रास लाफिन में जो एक कतर का एक बहुत बड़ा गैस का रिज़र्व है वहाँ पर, जो कि गैस एक्सट्रैक्शन किए जाते हैं और वहाँ से बाकी सप्लाई होता है, तो उस पर अभी ईरान ने अटैक कर दिया था। तो इस वजह से कतर से तो रिश्ते ईरान के कम्प्लीटली अभी बिगड़े हुए चल रहे हैं। तो जो ये पॉइंट था ये ऑलरेडी एक तरीके से हट गया है। सेकंड जो पॉइंट था कि इजिप्ट का, तो इजिप्ट के साथ भी कोई बहुत ज़्यादा यूएस के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। हालांकि ईरान से तो कोई अभी खास उसमें कोई ऐसी दुश्मनी वाली बातें नहीं चल रही हैं, बट हाँ इसमें यूएस का जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें सामने नहीं आया। थर्ड जो है वो है जो टर्की था, तो टर्की से भी जो इसके प्रेसिडेंट एर्दोगन थे, तो उन्होंने ये काफ़ी ज़्यादा इसके लिए कोशिश भी की थी कि मैं बीच में आकर के चीज़ों के लिए मैं निगोशिएट कराऊँ। लेकिन चूँकि टर्की का भी वो भी रूल आउट हो गया। रीज़न ये था कि टर्की ऑलरेडी जो है एक तरीके से नाटो का मेंबर है, तो नाटो के मेंबर होने के बाद फिर ईरान उसके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकता क्योंकि यूएस इजराइल ही चल रहे हैं। तो ये भी यहाँ से रिजेक्ट हो गया। तो बचा क्योंकि पाकिस्तान से रिश्ते अभी यूएस के भी ठीक हैं, और देखा जाए तो पाकिस्तान से ईरान के भी रिश्ते ठीक हैं। और पाकिस्तान जो है एक तरीके से यूएस का एक तरीके से बॉर्न चाइल्ड भी हम बोल सकते हैं, अगर स्पेशली हम न्यूक्लियर सेक्टर में या फिर आर्म्स एमुनिशंस या फिर जितनी सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं। तो पाकिस्तान इस तरीके से यूएस के लिए एक तरीके से प्रेफरेबल डिस्टेंस भी बन गया। जो ईरान के साइड से था, तो ईरान के साइड से भी इसके पीछे 2 रीज़न हैं कि पहला तो कि ये हो जाता है कि ईरान की जो करीब करीब 900 किलोमीटर के से ज़्यादा की बाउंड्री जो है वो पाकिस्तान से लगती है, तो एक तो नेबरिंग कंट्री है। दूसरा है कि रिलीजन का भी इशू है, क्योंकि वहाँ पर जो एक तरीके से जो मुसलमान वहाँ पे भी रहते हैं और यहाँ पे भी रहते हैं। इनफैक्ट ये बोल सकते हैं कि जो सिया कम्युनिटी है सबसे ज़्यादा ईरान में है, और सेकंड नंबर पर जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो सिया पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान में रहती है। तो इस वजह से भी यहाँ से भी एक निगोशिएशन होने के चांसेस बन गए थे। और इसके पीछे जो इनके जो प्रेसिडेंट थे, ईरान के प्रेसिडेंट पेजेस्कियन, उन्होंने इस बात की मुहर लगाई थी कि अगर निगोशिएशन होता है या कहीं पर भी पीस टॉक की बात होती है या सीज फायर की बात होती है, तो वो केवल एक पाकिस्तानी हो सकता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें थी थोड़ी इस तरीके से ढलती हुई नज़र आ रही थी। तो अब ये चुने जाने के पीछे हैं, लेकिन इसमें एक इशू ये है कि यहाँ से यूएस जो है एक अपना एक अलग गेम खेल गया, क्योंकि इज़राइल को पाकिस्तान किसी भी तरीके से वो कंट्री नहीं मानता। और हालांकि इसमें जो इन्होंने ट्वीट किया था जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, उसमें उन्होंने इज़राइल का नाम नहीं लिया था। तो एक तरीके से पाकिस्तान, क्योंकि जो पाकिस्तान का पासपोर्ट है उसमें वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज़ एक्सेप्ट इज़राइल लिखा हुआ है, तो यानी कि जो पाकिस्तान है वो इज़राइल को मान्यता देता ही नहीं है एज अ कंट्री।
वो बोलता है कि जो फ़िलिस्तीन है वही कंट्री है, इज़राइल को नहीं मानता। तो यहाँ से एक होगा कि इसके लिए पाकिस्तान की जो आलोचना है वो इज़राइल में बहुत ज़्यादा हो रही है। और दूसरे तरीके से देखा जाए तो यूएस ने यहाँ पर एक ये गेम खेल दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं चाइना से बहुत अच्छे हैं, और अभी आप देख रहे हैं कि जो हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट है वहाँ से चाइना के जो शिप्स हैं या फिर वेसल्स हैं या फिर ऑयल टैंकर या गैस टैंकर वो ईजिली पास हो रहे हैं। क्योंकि आजकल जो इनका जो पेमेंट भी है वो एक तरीके से अभी डॉलर में वहाँ पे नहीं हो रहा है। जो $2 मिलियन का जो इसने ऑफ़र रखा था ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने के लिए किसी भी एक शिप को देना पड़ेगा, तो वहाँ पर जो ये करेंसी भी जो ले रहे हैं अगर जो ईरान, वो एक तरीके से आपके युआन में ले रहा है, युआन जो कि है चाइना की एक करेंसी है। तो इस वजह से क्या था कि ईरान के जो रिश्ते थे वो चाइना से भी बहुत अच्छे हो रहे थे। अब यूएस ने क्या किया कि यहाँ पे पाकिस्तान को बुला करके एक तरीके से बीच में लगा दिया है, जिसमें कि पाकिस्तान एक तरीके से थोड़ा फंसा फंसा सा फील कर रहा है। यानी कि अगर चाइना चूँकि पाकिस्तान से काफ़ी क्लोज है, और अगर किसी भी तरीके की आर्म्स डील या म्यूनिशंस डील जो चाइना अगर भेजना चाहता है मिडिल ईस्ट में, तो वाया पाकिस्तान ही भेजेगा। तो यहाँ पर यार यूएस ने क्या किया कि एक तरीके से अपनी निगोसिएशन की बात भी उसने वहाँ पर रख दी। और दूसरी बात है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा था, उसने इस जो एक पैक्ट जो बना करके या फिर ये बोल सकते हैं जो सीज फायर का एक पर्टिकुलर जो प्लेस या वेन्यू बना करके जो उसने पाकिस्तान में डाला, इसकी वजह से क्या हुआ कि अब पाकिस्तान भी थोड़ा नो डाउट कहीं ना कहीं से अब ये सोचेगा कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है या फिर यूएस मेरी बात मान रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को चाइना से थोड़ा सा अपने आप को सेव करने की कोशिश करेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। इधर रिसेंटली इसी बीच में क्या हो गया है कि आज अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ईरान का जो है वहाँ से उनका जो निगोसिएशन, इन्होंने जो 15 निगोसिएशन के लिए जो पॉइंट्स डाले थे कि हमारे जो 15 डिमांड्स हैं, यानी कि जो यूएस ने 15 डिमांड्स की जो एक लिस्ट सी बनाई थी, उसमें ईरान ने कम्प्लीटली वो मना कर दिया है। और रिसेंट अपडेट अभी यही आया हुआ है कि इन्होंने 5 डिमांडें रखी हैं। पाँच डिमांड्स में जो पहले की डिमांड से लगभग वही हैं। इसमें इन्होंने बोला है कि जो फर्स्ट डिमांड है कि हमारे यहाँ से सारे जो इस तरीके के जितने भी ये लड़ाई झगड़े जो हैं कम्प्लीटली वो वॉर का जो सिचुएशन है वो बंद होना चाहिए। सेकंड, इन्होंने ये डिमांड रखी है कि एक तरीके से कंपनसेशन मिलना चाहिए। थर्ड डिमांड ईरान ने ये रखा है कि जितने भी मिडिल ईस्ट में जितने भी फोर्सेज और या फिर जो यूएस के बेसेस हैं वो सारे के सारे मिलिट्री बेस वो हटाए जाएँ। एंड इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि जो हॉर्मुज स्टेट है उस पर ईरान का कंट्रोल होना चाहिए। एंड इसके अलावा लास्ट एक और इन्होंने डिमांड साथ के साथ डाली है, जो कि ऑलरेडी हमने पहले भी देखा था। तो इस तरीके से ये जो सारी चीज़ें हुई हैं इधर के घटनाक्रम में, तो अब ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं से चीज़ें जो है निगोसिएशन की तरफ बढ़ रही हैं। यानी कि अगर यूएस कोशिश किया है, लेकिन साथ के साथ जो अगर ईरान भी साथ के साथ कोशिश कर रहा है, जिसने कि वो 15 पॉइंट तो ठीक है चलो मना कर दिया, लेकिन जब ईरान ने भी 5 पॉइंट डाली, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो भी चाहता है कि वॉर जो है वो बहुत लंबा एस्केलेट ना हो, क्योंकि उसको भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर इसमें एक तरीके से हमारे जो ख़राब होने थे वो तो हो गए, लेकिन अब आगे इन फ्यूचर में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी की जाए जो कि थोड़ी कंस्ट्रक्टिव हो, इनफैक्ट कि डिस्ट्रक्टिव होने के बजाय। तो ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं, अब देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। और जैसे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फिर लाइक नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।